कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी मामिला क्रांति और आज मैं अपने कक्षा 12वीं के सभी बच्चों के लिए लेकर के आई हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा चैप्टर है जो बहुत ही कम समय में आप लोगों का पूरा हो जाएगा। आज के ही इस लेक्चर में हम ये पूरा चैप्टर जो है खत्म करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर को भी मैं आप लोगों को समझाने वाली हूं और ये चैप्टर को में आप लोगों को जो है मजा भी आएगा। और कौन कौन बच्चे आ गए हैं जरा फटाफट से, सबके कमेंट्स तो आ रहे हैं, बट इस वीडियो की लिंक अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एवरीवेयर हर जगह आप लोगों को इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कर देना है। जो नए बच्चे आए हैं स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हमारी इस वीडियो में, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन हिट कर लेंगे ताकि सारी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइमली मिलती रहे, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आप लोगों के लिए हम और हमारे टीचर्स की टीम लगातार लेकर के आ रहे हैं। बेहतर से बेहतर क्लासेस लेकर के लिए आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो वीडियो की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। अच्छा, आप लोग सबसे पहले ये बताएंगे कक्षा 11वीं कौन कौन पढ़कर आया है और कौन कौन पढ़कर नहीं आया है। नहीं पढ़कर आने वाले भी हाथ उठाएंगे और पढ़कर आने वाले बिल्कुल थम्स अप का साइन दिखाएंगे। नहीं पढ़कर आने वाले बिल्कुल हाथ उठाएंगे और पढ़कर आने वाले जल्दी से थम दिखाएंगे। जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी क्विकली सबके कमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि आप कक्षा 12वीं में हो। आगे आप लोगों का एम होगा नीट, जेईई, जो भी कंपटीशन एग्जाम, कुछ तो भी करना ही है, क्योंकि बोर्ड बस काफी नहीं है, बोर्ड एग्जाम बस काफी नहीं है, आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो फाइट करना ही पड़ेगा, कुछ तो एग्जाम निकालना ही पड़ेगा ताकि आगे का भविष्य आप लोगों का सुरक्षित हो सके और जिंदगी में कुछ अच्छा कर सको। क्योंकि आगे का जो भी जीवन है आप लोगों का बिल्कुल आज के इस कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पर निर्भर करता है, बहुत ज्यादा निर्भर करता है। आप सोच नहीं सकते, आप सोचो आगे का 40-50 साल जो आपका करियर होने वाला है वो आपके कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पर निर्भर करता है। 11वीं में आप लोगों ने तरंग चैप्टर पढ़ा होगा, हाँ कि ना? यस और नो, जल्दी से कमेंट में लिखो। दोलन चैप्टर पढ़ा है कि नहीं, हाँ कि ना? जल्दी बताओ, पढ़ा है ना? और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जो है जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर वो चैप्टर आप नहीं ठीक से पढ़े हो तो 12th की बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, जो हम प्रत्यावर्ती धारा में भी पढ़ेंगे और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हम पढ़ेंगे और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग जो पढ़े हैं वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें रिलेट करती है आप लोगों की, है ना, कक्षा 11वीं के कॉन्सेप्ट से। और यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी जब आप लोगों ने तरंग चैप्टर पढ़ा होगा तो तरंग में मतलब अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, तरंग के बहुत प्रकार आप लोगों ने देखे होंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर मैं बात करूं तो अभी तक कक्षा 12वीं में स्टार्टिंग में हम लोगों ने विद्युत का जो है एक हिस्सा पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने चुंबकत्व का एक हिस्सा पढ़ा, और ये जो दोनों हिस्से हैं इनको मिला करके, इन दोनों को मिला करके अब हम विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एक्चुअल में इस दुनिया में जो भी चीज तरंग के मतलब जो भी चीज संचरित हो रही है, मतलब कि विद्युत हमारे चारों तरफ जितना भी टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे ही है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग हर जगह, कहां कहां नहीं है। सैटेलाइट में, मोबाइल के सिग्नल में, आप मेरी क्लासेस जो देख पा रहे हो, मुझे जो सुन पा रहे हो, ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, और आप जो अपने चारों तरफ कलर्स देख पा रहे हो, और बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे जो है तरंगों के माध्यम से जो है, जैसे कि टीवी चलता है, टीवी का सिग्नल आता है, बहुत सारी चीजें हैं, सारी की सारी जो है क्या है, सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंग बिल्कुल कैसे संचरित होती है इस पर हम बात करेंगे। तो विद्युत आप लोगों ने पढ़ा, विद्युत क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा, चुंबकत्व आप लोगों ने पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित किया, चुंबकीय क्षेत्र को हमने बी से प्रदर्शित किया। अब जो विद्युत क्षेत्र आगे जब बढ़ता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल जो है साइन
साइन, मतलब साइन बनाते हुए, जैसे कि तरंग आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो साइन वेव, कॉस वेव आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो बिल्कुल साइन वेव बनाते हुए आगे बढ़ता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। यहां पर ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये जो चित्र आप देख रहे हो, आपको यहां पर ब्लू कलर की, सबसे पहली बात अक्ष की बात कर लेते हैं। एक्स, वाई और जेड, तीन अक्ष आप लोगों को पता है, एक्स वाई जेड अक्ष, तीन अक्ष पता है। अब यहां पर आप लोग देख रहे हो कि ये जो हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष में आप लोगों को जो है यहां पर रेड कलर का साइन वेव जो है आगे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, संचरित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये देखो इस तरीके से, है कि नहीं। एक आपको ब्लू कलर की लाइंस, ब्लू कलर का साइन वेव यहां पर दिखाई दे रहा है, तो ये ब्लू कलर का साइन वेव भी लगातार आप लोगों को जो है संचरित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो ब्लू कलर का साइन वेव है और जो रेड कलर का साइन वेव है, ये दोनों जो है समान कला में आगे बढ़ रहे हैं। कला का मतलब होता है कोण के साथ, है ना। जो बिल्कुल जो हम साइन वेव और कॉस वेव तरंग की बात करते हैं तो वहां पर कला फाई अक्षर से जो हम प्रदर्शित करते हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ये मैं मान के चल रही हूं, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से जो है आगे बढ़ रहे हैं लगातार। और अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर यहां पर देखोगे तो जो रेड कलर का साइन वेव है और जो ब्लू कलर का साइन वेव है, वो दोनों एक दूसरे के परस्पर कैसा है, लंबवत है। जैसे एक्स और अक्ष और वाई अक्ष जो एक दूसरे के परस्पर लंबवत होता है, उसी तरीके से यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की जो तरंगे हैं और जो चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे हैं, वो लगातार परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। एक बार जो है धनात्मक दिशा में जा रही है, एक बार ऋणात्मक दिशा में। जैसे प्रत्यावर्ती धारा में हम लोगों ने पढ़ा, आधे चक्र में धनात्मक, आधे चक्र में ऋणात्मक, उसी तरह से यहां पर आगे बढ़ रही है विद्युत क्षेत्र की तरंगे और चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे। और दोनों एक साथ ही आगे बढ़ती है। यही कहलाती है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्योंकि जैसे कि हम बहुत सारे सिग्नल्स की आगे बात करेंगे, पर यहां पर इस डायग्राम को और अच्छे से समझ लेते हैं। मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताने वाली हूं, आप सभी से मैं कमेंट के माध्यम से पूछने भी वाली हूं। सबको एकदम रेडी रहना है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तो आंसर्स आप लोगों को सही शॉर्ट देना है। तो उसके लिए आप लोगों को लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना होगा। और एग्जाम में सबसे इजीएस्ट चैप्टर आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखो यहां पर ध्यान से देखो, देखो हो रहा है ना। देखो ये ब्लू वाली लाइन कैसे बढ़ रही है, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ। तो ये कैसे हो रहा है, वाई अक्ष ना, कैसे हो रहा है, वाई अक्ष, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो, ये जो ब्लू वाला है, ये बेटा जेड अक्ष पे है। कैसे, किसमें है ये, जेड अक्ष पे, ये वाले, ये जेड अक्ष पे, ठीक है। और बढ़ किस तरफ रही है, तो एक्स अक्ष की तरफ बढ़ रही है। मतलब यहां पर जो तरंग आगे बढ़ रही है, तरंग के आगे बढ़ने की जो दिशा है वो एक्स अक्ष है, जिसको हम बोलते हैं तरंग संचरण की दिशा। क्या बोलते हैं, तरंग संचरण की दिशा। तो ये हो गया आप लोगों का क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। और बिल्कुल आगे हम बढ़ते हैं इसमें। और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, विस्थापन धारा के बारे में पढ़ना है। मैक्सवेल जी ने 4 समीकरण दिए हैं, तो उन 4 समीकरणों को हम लोगों को देखना है, समझना है। विद्युत चुंबकीय तरंग और उसके स्पेक्ट्रम, जैसे अभी तक हम लोगों ने जो है प्रिज्म के द्वारा जो कलर स्पेक्ट्रम बनता है ना, उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। बट अभी हम जो है विद्युत चुंबकीय तरंग और उसके जो स्पेक्ट्रम है, जितना भी उसका तरंग है, जितना उसका रेंज है, हर तरह की किरण के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर स्पेक्ट्रम में पढ़ने वाले हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और काफी सिंपल सा टॉपिक है। इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना नहीं होगा। एक बार 2 मिनट में आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगी और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की। कहां विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये देखो भाई, इस तरह के बहुत सारी छतरियां आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी छतरी, छोटी छतरी, हर तरह की छतरी। घर पे डिश टीवी का एंटीना लगा होता है, बिल्कुल डिश टीवी की छतरी लगी होती है। और जो है मोबाइल के सिग्नल के लिए भी इस तरह की, सैटेलाइट के लिए भी, राडार के लिए भी बहुत तरह की चीजें होती है, आप लोगों ने सुना होगा। सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें जो बिल्कुल एक दूसरे से, मतलब संपर्क जहां पर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जहां पर भी एक दूसरे से संपर्क करना पड़ता है ना, बिल्कुल बिना जुड़े हुए, बिना टच किए हुए जब संपर्क करना होता है, तो सारे जगह में इस तरह के जो तरंगे हैं, यही संचरित होकर के क्या करती है, बिल्कुल यही सारी चीजें जो है संचरित होकर के जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है क्या करती है, ट्रांसफर करती है। कोई भी सिग्नल को अगर ट्रांसफर करना होता है, तो जैसे कि मोबाइल में कभी कभी सिग्नल नहीं आता, नेटवर्क नहीं आता है कि नहीं, और कभी कभी हम जो है
मान लो कि जैसे कि फोन तो हो गया, इंटरनेट का भी हो गया, है कि नहीं। और उसके अलावा जैसे कि कभी कभी जो है भूकंप के लिए भी, मतलब भूकंप की जानकारी के लिए भी, या फिर जैसे कि वेदर की जानकारी के लिए भी कि कैसा मौसम होना है, और बहुत सारी चीजें हैं, हजारों चीजें हैं। आपके मेडिकल साइंस में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल सिग्नल, आपके हार्ट का भी सिग्नल वहां पर मेजर करा जाता है। आपने कभी ईसीजी कराया होगा, ईईजी कराया होगा, और बायोलॉजी वाले बच्चे मेरी भाषा जरूर समझ रहे होंगे, और मैथ्स वाले बच्चों को भी थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो हर जगह क्या है, बिल्कुल हर जगह सारी की सारी चीजें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया है, पर अब हम मुद्दे की बात करते हैं, विस्थापन धारा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो विस्थापन धारा है, ये आप लोगों का जो है विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में जब आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था, है ना, याद होगा, सबको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो लगातार समय समय में आप लोगों को रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने जो विद्युत क्षेत्र वाला जब टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहां पे आप लोगों ने संधारित्र के बारे में भी पढ़ा होगा। एक सतह के लिए आप लोगों ने सबसे पहले सतह के लिए विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। तो जब आप लोगों ने सतह के लिए विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, जब आप लोगों ने सतह के लिए विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, मैं याद दिला देती हूं थोड़ा सा, इस तरह से कोई भी सतह थी और यहाँ पे कोई चालक सतह, इसके लिए विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को मिला होगा, याद होना चाहिए आप लोगों को। और जब हम क्या करते हैं, इस तरह से दो सतह रख देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल इसको आवेशित करते हैं। आवेशित करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बिल्कुल बैटरी लगाना पड़ेगा, जिससे क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सतह जो है आवेशित होगी, और आवेशित होने के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये सतह भी आवेशित होगी, विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, और यहाँ पर भी क्या उत्पन्न होगा, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इनके बीच का जो विद्युत क्षेत्र होगा, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, याद आ जाना चाहिए अब आप लोगों को। यहाँ पर बाहर में तो विद्युत क्षेत्र 0 आ रहा था, पर बीच में सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट दो चालक सतह के बीच में, ठीक है। ये केवल और केवल एक चालक सतह के लिए है जब आवेशित है तो, और ये जो है दो चालक सतह के बीच की बात कर रही हूं, तो E बटे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप लोगों का जो है विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट शुरू होता है ना। तो ये चीज जो भी मैंने आप लोगों को समझाया, अब यहाँ पे क्या हुआ, धारा प्रवाहित करने की वजह से यहाँ पर ये जो चालक सतहें हैं, दो सतहें, ठीक है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये आवेशित हुई, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न हुआ, विभव, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और ये विद्युत क्षेत्र जो है किस पर निर्भर कर रहा है, तो यहां से जो बैटरी से जो विद्युत धारा इस सतह को आवेशित करने के लिए प्रवाहित की जा रही है, इस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो अगर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन कब होगा, अगर हम यहां पर से क्या करेंगे, परिवर्ती विद्युत धारा लगाएंगे, मतलब कि यहां पर अगर हम क्या करेंगे, बार बार इस विद्युत धारा को जो है चेंज करेंगे समय के साथ क्या करेंगे, इस विद्युत धारा में हम परिवर्तन करेंगे, तो क्या होगा, हमारा ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये भी क्या होगा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, जिसमें समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सवेल के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ठीक है, अब ये आखिरकार दो सतह जब इस तरह से हम रखते हैं, तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे संधारित्र की बात कर रहे हैं। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संधारित्र से पारित धारा के क्या होती है, तुल्य होती है। ये जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होगा वो किसके तुल्य होगा, संधारित्र से जो धारा यहाँ पर दी जा रही है, यहाँ पर जो धारा बहाई जा रही है, इसके तुल्य होगा, ठीक है। इसीलिए इसको जो है मतलब IC से भी प्रदर्शित किया जाता है, ये IC, और यहाँ पर जो है ये जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है इस संधारित्र से प्रवाहित धारा के तुल्य होता है, और इसका नया नामकरण किया गया, जिसको कहा गया विस्थापन धारा। तो जो आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र में धारा पढ़ा है वही धारा है और कुछ भी नहीं है, नाम नया रख दिया गया मैक्सवेल के अनुसार, जिसको क्या कहा गया, विस्थापन धारा कहा गया। और इस विस्थापन धारा को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, तो इस विस्थापन धारा को जो है ID से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, ID से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये हो गया क्या, विस्थापन धारा। समझ में आ गया सभी को। देखो इसके रिलेटेड आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं और ये आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके रिलेटेड आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, ये जो हम लोगों को विद्युत क्षेत्र बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट दो सतह के बीच में जो हम लोगों को मिला है, यहाँ पर लिख लेते हैं E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है आप लोगों को, यस और नो, हाँ दिख रहा है। अब हम लोगों को पता है ये जो सिग्मा है वो क्या है, क्या है, ये
पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब ये क्योंकि जो सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर क्या है, सिग्मा बराबर Q बटे A है कि नहीं, याद है कि नहीं सभी को, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहां पे हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, विद्युत क्षेत्र बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। कैपिटल Q लिखो, स्मॉल Q लिखो। चलो यहां पे हम लोग स्मॉल Q लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है, क्योंकि बुक में जो है स्मॉल क्यू का नोटेशन ही ज्यादातर दिया रहता है, इसलिए मैंने चेंज किया, बाकी ऐसा कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब ये लिख लिया हम लोगों ने, है कि नहीं। अब यहां पर ये जो क्यू है ना, यहां पर ये जो क्यू है, अगर हम जैसे कि बात करें कि अगर ये जो प्लेट है, ठीक है, इसको अगर हम क्या करते हैं, थोड़े से समय के लिए आवेशित करते हैं, तो थोड़े से समय के लिए जो आवेश होगा यहाँ पर क्या होगा, dq आवेश होगा। ठीक है, क्या होगा, dq आवेश होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत धारा बराबर क्या, dq बटे dt, है ना। थोड़े से समय के लिए जितना आवेश दिया जाता है वो यहाँ पर ये जो अनुपात है वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा। यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, dq बराबर क्या मिल जाएगा, I dt मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसका मान हम लोग अगर इसका मान, अगर सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को यहाँ पर जो है आवेश को जो है थोड़े से आवेश की यहाँ पर बात करना, मतलब थोड़े से आवेश मतलब परिवर्ती आवेश की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, परिवर्ती आवेश की बात कर रहे हैं कि अगर थोड़े से समय के लिए और विद्युत धारा इसको दी गई, और विद्युत धारा दी गई तो क्या होगा, थोड़ा सा आवेश जो है और बढ़ जाएगा। क्या होगा, थोड़ा सा आवेश जो है और बढ़ जाएगा, और इस थोड़े से बढ़े हुए आवेश के कारण हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, जो है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र मिलेगा। क्या मिलेगा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो यहां पर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्या करती हूं, नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूं, ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और ज्यादा हम लोग दिए तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अब इस dq के जगह में हम लोगों को क्या रखना होगा, ये वाली वैल्यू अगर हम लोग रख लेंगे तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र dE बराबर क्या मिल जाए, हो जाएगा आप लोगों का I dt हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट A। अब सारी चीजों को अगर एक तरफ करके हम I को अकेला कर दे तो क्या करें, सारी चीजों को एक तरफ कर दे, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, और ये dE बटे क्या हो जाएगा, dE बटे dt। ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये हो जाएगा क्या, I। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर एप्सिलॉन नॉट A और dE बाई dt। I बराबर एप्सिलॉन नॉट A dE बाई dt हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जल्दी से नोट कर लो, फटाफट से बताओ, होगा कि नहीं होगा, यस और नो, होगा, हाँ हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर ये क्या हो गया, ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र dE बाई dt, समय के साथ साथ क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या कहला जाएगा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहला जाएगा। इतना हो गया। अब इसको हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं, I बराबर एप्सिलॉन नॉट A dE बाई dt। ठीक है, अब ये जो E है, ये E क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं, फिर से लिख रही हूं मैं इसको रीअरेंज करके, फिर से रीअरेंज कर रही हूं, मतलब ये d बाई dt है ना, और यहां पर मैंने लिख दिया क्या, EA। क्या लिख दिया, EA, मतलब मैं इस A को अंदर लेकर के चली गई, क्या कर गई, A को अंदर लेकर के चली गई। ठीक है, तो आप लोगों ने ये EA को कहीं तो देखा है, याद करो कहां देखा है भाई, क्यों, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, कहां देखा है EA को, कहां। अरे याद नहीं क्या, अभी हम लोगों ने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा, उसके पहले हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। तो ये EA जो है और कुछ नहीं है, मैं यहां पे लिख देती हूं, ये जो EA है ये क्या है आप लोगों का, विद्युत फ्लक्स। अब हम लोग क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स दोनों ही पढ़ चुके हैं, और आगे भी हम लोगों को यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की भी बात करनी है, तो यहाँ पर हम लोग विद्युत फ्लक्स को, किसको, ये जो है क्या है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स को मैं फाई E से प्रदर्शित कर रही हूं, और ये जो है EA क्या है, विद्युत फ्लक्स का मान होता है EA किस पर। अच्छा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, मतलब कि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, उन रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, आपकी विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अगर चुंबकीय रेखाएं गुजर रही है तो चुंबकीय रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। अब यहां पर वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर एप्सिलॉन नॉट
डी बाई डी टी, और यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, चुंबकीय फ्लक्स लिख सकते हैं, क्या, चुंबकीय फ्लक्स लिख सकते हैं। और ये हो गया आप लोगों का एक इक्वेशन, विस्थापन धारा का मान आ गया। किसका मान आ गया, विस्थापन धारा। यही आप लोगों की क्या है, आईडी, ये है आप लोगों की विस्थापन धारा। तो अगर विस्थापन धारा के बारे में पूछेगा तो या तो आपसे परिभाषा पूछेगा, डेरिवेशन भी पूछ सकता है 2 नंबर का, 3 नंबर का, और या फिर डायरेक्ट समीकरण आपका काम आने वाला है, जहां पर आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर हम यहां पर कुल धारा की बात करें, ठीक है, कुल धारा की बात करें तो यहां पर कुल धारा कहां से मिलेगा हम लोगों को, ध्यान से देखो। ठीक है, यहां पर ये जो आईसी है ये चालन धारा है, जो यहां पर स्रोत से दी जा रही है आवेशित करने के लिए। ठीक है, और यहां पर जो है बीच में यहां पर विस्थापन धारा उत्पन्न हुई है। ये विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न हुई है, विस्थापन धारा परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुई है। समय के साथ यहां पर अगर धारा को थोड़ा हम बढ़ा रहे हैं जिससे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र हो रहा है, और इस परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण ये विस्थापन धारा आई। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो कुल धारा होगी, कुल धारा को हम क्या करेंगे, कुल धारा को हम प्रदर्शित करेंगे आई से, और ये जो कुल धारा है ये आईसी मतलब की चालन धारा। ठीक है, आईसी का मतलब ये है कंडक्टिंग करंट, है ना, कंडक्टिंग करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग करंट मतलब कि चालन धारा। ये चालन धारा जो है स्रोत से जो है इन सतहों को आवेशित करने के लिए दी जा रही है। तो चालन धारा प्लस विस्थापन धारा बराबर क्या हो जाएगा, कुल धारा, कुल धारा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुल धारा कैसे निकलेगा हम लोगों को, आई बराबर कैसे निकलेगा, अब हम लोगों को जो है ये विस्थापन धारा तो पता है, विस्थापन धारा का मान हम रख देंगे एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और यहां पर क्या रख देंगे, फाई ई रख देंगे, क्या रख देंगे, डी बाई डी टी फाई ई रख देंगे। अब अगर हम विस्थापन धारा की बात करें तो विस्थापन धारा हम लोगों को कहां क्या मिलेगा, तो फिलहाल आप विस्थापन धारा को जो है चालन धारा कहां से मिलेगा, तो चालन धारा को आप आईसी ही लिख दो। ठीक है, आईसी ही लिख दो, ये आप लोगों को जो है कुल धारा का समीकरण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कुल धारा का समीकरण। तो इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको हम नाम देते हैं समीकरण, वो पहले का ये समीकरण 2 लिख देती हूं इसको, क्योंकि मैंने पहले डी क्यू बराबर आई डी टी को समीकरण 1 बोला था। ये समीकरण 3 लिख देती हूँ, क्या लिख देती हूँ, ये समीकरण 3 लिख देती हूँ। तो ये विस्थापन धारा का टॉपिक तो हो गया है लगभग, पर फिर भी यहाँ पर जो है क्योंकि हम लोगों को समीकरण की ही बातें करनी है, और समीकरण में सिंपल कुछ नहीं होगा, आप लोगों को जो है ये जो समीकरण है आप लोगों को न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है, किस में काम आएंगे, न्यूमेरिकल में। ठीक, ये हो गया। अब आप लोगों ने एम्पियर का परिपथीय नियम भी पढ़ा होगा, एम्पियर का परिपथीय नियम याद है किसी को, सब भूल गए, क्योंकि अभी हम लोगों ने चालन के बारे में बात किया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बारे में बात किया, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र की बात भी होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ रहे हैं तो विद्युत की बात हो गई, चुंबक की भी बात होगी, चुंबकीय क्षेत्र की बात होगी। तो ये हम इसके लिए हमको एम्पियर का परिपथीय नियम याद करना है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार क्या हो रहा था, ये एम्पियर का परिपथीय नियम किसी को याद है, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये बिल्कुल आप लोगों को फॉर्मूला देख करके याद आ जाना चाहिए। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार हम लोगों को जो है ये समीकरण मिल रहा था जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। यहां पर ये जो आई है यही कुल धारा है आई। अब अगले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, ये समीकरण 3 का मान को हम लोगों को यहाँ पर आई के जगह में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है बी डी एल बराबर क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट, यहाँ पे हो जाएगा क्या, चालन धारा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या, विस्थापन धारा, चालन धारा प्लस विस्थापन धारा। ठीक है, तो ये आपको समीकरण मिल गया चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। तो यहां पर हमारा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए पूरा ये हमारा जो है समीकरण मिल गया। इस समीकरण को हम समीकरण 4 लिख सकते हैं, और ये फाइनली आप लोगों का विस्थापन धारा का टॉपिक में बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, बस इतना ही है, जल्दी से नोट कर सकते हो आप लोग, इतना ही है विस्थापन धारा के टॉपिक में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कमेंट में लिख करके आप लोगों को बताना है जल्दी से, समझ में आया कि नहीं, यस और नो, जल्दी कमेंट में लिख करके बताओगे। बिल्कुल मैं यहीं पर खड़ी हूं, साइड में खड़ी हूं, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। और भाई पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है कि नहीं, हाँ
चलो ये चैप्टर तो काफी छोटा सा है और लगभग आप लोगों का सिलेबस भी कवर हो ही गया है। और जो है हम प्रत्यावर्ती धारा जो हम पढ़ रहे हैं वो भी आने वाले लेक्चर्स में दो लेक्चर्स में आप लोगों के ट्यूसडे को कवर हो जाएंगे। ठीक है, ट्यूसडे को कवर हो जाएंगे, जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स है वो भी कवर हो जाएंगे। और वैसे त्योहारों का सीजन चल रहा है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा समय आप लोगों का वेस्ट ना हो, वरना बात ये हो जाएगी कि वापस से पढ़ाई में आप लोगों का मन नहीं लगेगा। तो बिल्कुल भी अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। अगर नोट कर लिया है तो जल्दी से कमेंट में लिख करके बताएंगे। और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो है ये जो हम देख रहे हैं 4 समीकरण, ये मैक्सवेल के समीकरण हैं। तो जो हम लोगों ने विद्युत के टॉपिक्स में पढ़े हैं और जो हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के टॉपिक में पढ़े हैं, ठीक है, गॉस का नियम, फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम, ठीक है, इन सब का कंक्लूजन 4 समीकरण के रूप में मैक्सवेल जी ने दिया, जो क्या कहलाते हैं, मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, मैक्सवेल के समीकरण। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने गॉस का नियम पढ़ा था, याद करो सबसे पहले हम लोगों ने गॉस का नियम पढ़ा था और गॉस के नियम के अनुसार हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक बटे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बिल्कुल, ये क्या है, आप लोगों ने गॉस के नियम में पढ़ा था। तो ये हमारा मैक्सवेल का पहला समीकरण है। ये 4 समीकरण से आप दुनिया का विद्युत चुंबकीय का सारा कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको किसी 5वें समीकरण की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम। तो भाई चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम क्या कहता है, बिल्कुल इस तरह से EDA बराबर क्या होता है, 0 होता है। और ये जो है विद्युत संबंधी है। ठीक है, किसके संबंधी है, विद्युत संबंधी है। और इसके बाद फैराडे का नियम आप लोगों ने पढ़ा था कि अपने ही कारण का विरोध करता है। फैराडे का नियम हम लोगों ने पढ़ा है पूरा। और वहां पर ये जो माइनस साइन है लेंज लॉ को प्रदर्शित करता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बहुत सारे प्रकार के नियम दे करके चले गए और मैक्सवेल जी ने उनको क्या कर दिया, समराइज कर दिया इन 4 समीकरण के रूप में। तो ये भी समीकरण आपका जो है जाना पहचाना समीकरण है। और बिल्कुल इस तरह से ये जो मैक्सवेल का समीकरण है, इसको आप लोगों को जो बिल्कुल थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है सारे कॉन्सेप्ट, पर आप लोगों को जो है ये 4 समीकरण याद रखने होंगे। और यहां पर ये जो समीकरण है ये हम लोगों को अभी अभी मिला है। विस्थापन धारा का जो हम लोगों ने सूत्र देखा था, एम्पियर मैक्सवेल। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हम लोगों को क्या पता है, एम्पियर के परिपथीय नियम से हम लोगों को BdL बराबर μ0 I पता है। और I हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला, चालन धारा प्लस विस्थापन धारा मिला। चालन धारा और विस्थापन धारा का जब हम लोगों ने मान रखा तो ये समीकरण हम लोगों को मिला। μ0 को अगर जो है अंदर गुणा कर दोगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, समीकरण को लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, समीकरण को लिख सकते हो। तो मैक्सवेल के समीकरण लिख लेना है आप लोगों को। इसके रिलेटेड आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा मैक्सवेल का समीकरण है, कौन सा मतलब विद्युत संबंधी समीकरण है, कौन सा क्या है। बस समीकरण को ही बस आप लोगों को ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, और चौथा समीकरण तो इस चैप्टर में ही हम लोगों ने डिराइव किया है, तो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है। तो मैंने क्या बताया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत समान कला में आगे बढ़ती है, एक दूसरे के लंबवत समान कला में आगे बढ़ती है। जो तरंग संचरण की दिशा होती है वो बिल्कुल मतलब कि तीसरा जो अक्ष होता है ना, वो तरंग संचरण की दिशा होती है। और बिल्कुल यहां पर आप देख पा रहे हो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, है ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो विद्युत की तरंगे हैं, विद्युत क्षेत्र की तरंगे वाई अक्ष पे है, और यहाँ पर जो चुंबक की तरंगे हैं वाई अक्ष के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की जो तरंगे हैं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे इस तरह से ब्लू लाइन से दिखाया जा रहा है। और तरंग संचरण की दिशा, ये डायग्राम आप लोगों को बार बार बनाना होगा। इसके रिलेटेड जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में आता है, घुमा घुमा के वही चीज को बार बार पूछता है, और मेरे को तो ये सबसे सरल लगता है। और मुझे लगता है कि आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा आसान और सरल होना चाहिए, क्योंकि कुछ रखा ही नहीं है इसमें, है कि नहीं। अब जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति की बात करें, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, तो ये क्या कर रही है, दोलन गति कर रही है। दोलन चैप्टर आप लोगों ने ऑक्सीलेशन, तरंग और दोलन बिल्कुल पढ़ा हुआ है 11वीं कक्षा में। कैसी गति कर रही है, दोलन गति कर रही है। ठीक है, क्या दोलन गति करती है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या करती है, उत्सर्जित करती है, जो कि समान आवृत्ति तथा समान कला में एक दूसरे के लंबवत है। कैसी है, समान आवृत्ति, है कि नहीं, समान आवृत्ति तथा समान कला में,
कैसे कला में? समान आवृत्ति तथा समान कला में एक दूसरे के लंबवत तरंग की गति करती है और बिल्कुल दिशा के लंबवत परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र? क्योंकि बार बार आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बार बार आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर से वो निकलेंगे, ठीक है, तो कभी आपको जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था ये वाला, अगर मैं आपको जो है GIF अगर दिखाऊं, हम यहां पर देखते हैं, बिल्कुल यहां पर आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखो परिवर्ती है ना, बढ़ रही है घट रही है, जहां से निकल रही है वहां से बिल्कुल बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, ये क्या कहलाता है? परिवर्ती, ठीक है। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र भी है। देखो बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है, तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसके आगे क्या है? अगर हमको जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे की वास्तविक परिभाषा लिखनी हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से बनती है और दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। दोलन भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, क्योंकि देखो y अक्ष में क्या है? y अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र है, z अक्ष में y अक्ष में विद्युत क्षेत्र है, z अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र है और तरंग संचरण की दिशा x अक्ष में हो, तीनों लंबवत है। वही चीज को जो है दोबारा समझाया जा रहा है और मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल एक मतलब 2 लाइनों में एक्सप्लेन किया जाने वाला चीज है। पर हाँ, आप लोगों को एग्जाम में जब सवाल आएगा तो लिखना पड़ेगा, इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे आसान सबसे बेहतरीन चैप्टर है और बिल्कुल विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तरंग 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, है ना। बाकी डिटेल आप समझ सकते हो। जो हम तरंग देख रहे हैं विद्युत चुंबकीय, वो किस प्रकार की है? अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। बिल्कुल तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जल्दी से चाहो तो नोट कर सकते हो आप, और फिर नोट कर लोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब हम आगे जब बात करेंगे तो हम लोगों को अब इनका थोड़ा सा इक्वेशन लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल विद्युत चुंबकीय, पहले तो 3 अक्ष बना लेते हैं, x, y और z। तो y अक्ष में हम लोगों ने क्या देखा? विद्युत क्षेत्र, और z अक्ष में हम लोगों ने क्या देखा? चुंबकीय क्षेत्र। और बिल्कुल इस तरह से जो है ये रेड कलर से जो मैंने बनाया है ये आप लोगों का क्या है? विद्युत क्षेत्र। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ये मैंने बनाया है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। क्या बनाया है? बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र। आप लोगों को 3D डायग्राम में ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं? 3D डायग्राम में आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, फिर भी कोई बात नहीं, समझना है हम लोगों को, समझ लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को देखो समान कला और समान तरंग दैर्ध्य में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे आगे बढ़ रही है। हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लिए क्या लिखते हैं? इक्वेशन लिखते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र है हमारा, ठीक है, वो हमारा y अक्ष में है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है? EY लिखा है, क्योंकि हमारा ये जो विद्युत क्षेत्र है क्या है? y अक्ष में है। और कैसी तरंग है? साइन वेव है। कैसी तरंग है? साइन वेव है। तो जब हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा इसको, तो जैसे अभी तक आप लोग v बराबर v0 साइन ओमेगा t लिखते आए हो, आप लोगों को पता होगा, है ना। और इस तरह से, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप लोगों को विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत तरंग के लिए आप लोगों को क्या लिखना है? E0। ये E0 का मतलब ये है अधिकतम आयाम। क्या है इसका मतलब? आयाम। आप लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में पढ़ा है, आयाम किसको बोलते हैं, आवृत्ति किसको बोलते हैं। दोलन वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ पर ये लिखने के बाद आप लोगों को लिखना है क्या? साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी लिखने के बाद क्या लिखोगे? साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो है ये सबसे पहली बात, ये जो ओमेगा है कोणीय वेग, और यहाँ पर टी माइनस एक्स बाई सी, ठीक है। टी माइनस एक्स बाई सी क्यों लिखा है? तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो प्रकाश की चाल से चलती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और निर्वात में भी चलती है, माध्यम जरूरी नहीं है, निर्वात में भी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है इस प्रकाश की चाल से चलती है। और किस
अक्ष की तरफ चलती है, एक्स अक्ष की तरफ चलती है। किस अक्ष की तरफ चलती है? एक्स अक्ष की तरफ लगातार आगे बढ़ती रहती है। तो जब भी हम लोगों को इस विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए इक्वेशन लिखना होगा तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल इस तरह से जो है हम विद्युत क्षेत्र के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, और यहां पर इस 1/c को हम लोग क्या लिख सकते हैं? k भी लिख सकते हैं। 1/c को जो है हम k भी लिख सकते हैं, जिससे हमारा ये जो इक्वेशन है 1/c बराबर k, तो ये जो इक्वेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा? ई वाई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t माइनस के एक्स, और यहां पर k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने दोलन में पढ़ा है, प्रकाश की चाल, और ये लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। क्या है ये लैम्डा? तरंग दैर्ध्य है। इनके बीच का क्या रिलेशन होता है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को याद दिला दिया है। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन को लिख सकते हो। इसके बाद ये इक्वेशन हो गया किसके लिए? ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। ये इक्वेशन हो गया किसके लिए? विद्युत क्षेत्र के लिए, है ना? किसके लिए हो गया? विद्युत क्षेत्र के लिए। अब आप चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी लिख सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र के लिए लिख डालो। चुंबकीय क्षेत्र के लिए लिखोगे तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के केस में लिखोगे तो क्या होगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र जो है कौन से अक्ष में है? एक तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, तरंग संचरण की दिशा इन दोनों के लंबवत है ना? और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस में है? z अक्ष में है। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र का इक्वेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? bz, b फॉर चुंबकीय क्षेत्र, z फॉर की चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किधर चल रही है? z अक्ष की तरफ चल रही है। बाकी इक्वेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी साइन वेव है, लगातार परिवर्ती है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, लगातार x अक्ष की तरंग, x अक्ष में तरंग के संचरण की दिशा है, लगातार विद्युत क्षेत्र के समान कला में आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर समान कला में अगर आगे बढ़ रही है तो यहां पर जो इक्वेशन हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम b नॉट, और यहां पर ये हो जाएगा साइन ओमेगा t। ठीक है, साइन ओमेगा, और ये हो जाएगा क्या? t माइनस एक्स बाई सी, सेम जैसे कि विद्युत क्षेत्र में हुआ, क्योंकि समान कला में समान दिशा में आगे बढ़ रही है। अब इसको भी आप अगर मॉडिफाई करके लिखोगे तो ये बी जेड बराबर b नॉट, ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और ये इक्वेशन हो गया किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र के लिए। चुंबकीय क्षेत्र के लिए दोनों ही क्या है? परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, परस्पर क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। यहां पर आप जो है ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ भी होता है, और इसके पहले ही मैंने आप लोगों को ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, ये भी आप लोगों को जो है बताया हुआ है। कहीं ना कहीं पर आप लोगों ने दोलन में ये चीज पढ़ा होगा, पहले के चैप्टर्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो आप इक्वेशंस। ये हो गया आप लोगों का तरंगों की जो प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो तरंग संचरण की दिशा। बस इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, जिसको आप लोग कर लेना। जल्दी से फटाफट जो है हम इनके गुण धर्मों को देख लेते हैं। कुछ गुण धर्म है इनके जिनको हम लोग देख लेते हैं, और बहुत ही आसान और सिंपल है इनका गुण धर्म। क्या है इनका गुण धर्म? देखते हैं भाई। पहला गुण धर्म, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निम्न तरंग समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरंग से? मैक्सवेल की तीसरी और चौथी समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको तीसरा और चौथा समीकरण देख लेना चाहिए। यहाँ पर मैक्सवेल का जो हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने ये तीसरा समीकरण देखा था और ये चौथा समीकरण देखा था मैक्सवेल का, तीसरा और चौथा समीकरण। तो तीसरा समीकरण क्या बोल रहा था? ये फैराडे के नियम पर बेस्ड था, और चौथा समीकरण जो अभी हम लोगों ने विस्थापन धारा में निकाला वो। ठीक है, तो इन दोनों पर बेस्ड यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल ये ठीक है, डो ई का वर्ग। वैसे देखो गुण धर्म बहुत ज्यादा आते नहीं है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तीसरे और चौथे समीकरण से जो है बिल्कुल ये प्राप्त किया गया है। इसका डेरिवेशन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, पर करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूछता ही नहीं है एग्जाम में। बस हम लोगों को थोड़ा सा देखना है कि भाई तीसरे और चौथे मैक्सवेल के समीकरण से हम लोग जो है इन समीकरणों को प्राप्त करते हैं। डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है, बस हम लोगों ने देख लिया कि क्या प्राप्त करते हैं, बस ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है
शुरुआत में भी प्रकाश के वेग से गतिशील होती है, ये बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। पर यहाँ पर ये जो ये रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन है, ये आप देख सकते हो, लिख सकते हो, इसका भी आप लोगों को जो है मतलब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली आप लोग जो है ये फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना होगा। ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूछता नहीं है, ये फॉर्मूला आप देख सकते हो क्योंकि कभी आप लोगों को यहाँ पर जो है मतलब कि वैसे म्यू नॉट का वैल्यू भी फिक्स होता है, एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू फिक्स होता है, पर ये फॉर्मूला कभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने के लिए मिल सकता है। अगला जो गुणधर्म है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये तो हमको पता ही है। अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, ये भी हम लोगों ने देख ही लिया है। तरंग संचरण की दिशा जो है ये भी लंबवत होती है क्योंकि एक्स, वाई और जेड तीनों ही क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, बिल्कुल इस तरीके से, है कि नहीं। अगला ई तथा बी का ताक्षणिक परिमाण एक विद्युत चुंबकीय तरंग में निम्न रूप से संबंधित है। ई बटे बी बराबर सी, आप लोगों ने जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाले चैप्टर में भी इस तरह का रिलेशन देखा होगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का जो रिलेशन है ई बटे बी बराबर सी, जो प्रकाश की चाल की हम बात करते हैं, ठीक है। अगले गुणधर्म की तरफ जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा संचरण करती है। भाई तरंग है जो है, तरंग पूरी दुनिया ऊर्जा है, मतलब कि दो प्रकार से जो है मतलब प्रकाश जो है दो प्रकार से गति करती है, एक तरंग के रूप में और एक जो है कण के रूप में, है ना। किसी भी द्रव्य पदार्थ की दो प्रकृति होती है, विकिरण तथा द्वैत की प्रकृति वाले चैप्टर जो आगे आएगा आप लोगों का, उस चैप्टर में जो है आप लोग ये पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पर भी ऊर्जा संचरण करती है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, सारी तरंगे ऊर्जा ही है। इकाई क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। मतलब कि इकाई क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर, पॉइंटिंग सदिश कभी आप लोगों को पूछ दिया तो ध्यान में रख सकते हो कि पॉइंटिंग सदिश एस से प्रदर्शित करते हैं। इकाई क्षेत्रफल से जितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है उसको पॉइंटिंग सदिश, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। बस इतना ही, और आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूं, पर एक बार देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जल्दी से क्विक देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो अभी स्पेक्ट्रम की बात करेंगे ना वो आपका इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगे संवेग संचरण करती है, ठीक है। संवेग मतलब P बराबर mv, जो संवेग आप लोगों ने पढ़ा था याद होगा। और यहाँ पर जो कैपिटल P है, ठीक है, ये संवेग स्मॉल p है, कैपिटल P दाब, ये सारी चीजें आप लोगों ने जो है 11th में पढ़ी होगी। और बिल्कुल तरंग पूर्ण अवशोषक सतह की तरफ आरोपित करती है, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है, ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है, क्योंकि हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र में भी अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। दोनों को मिला देंगे तो भी अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या होगा, पालन होगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत सदिश के कारण प्रकाशीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, प्रकाशीय प्रभाव, क्योंकि तरंग की वजह से हम लोगों को कभी कभी प्रकाश के रूप में भी हम लोगों को देखा जा सकता है, प्रकाशीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिस कारण विद्युत सदिश को हम क्या कहते हैं, प्रकाश सदिश भी कहते हैं। और ये वाला देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का मूल स्रोत क्या है, त्वरित विद्युत आवेश होता है। मूल स्रोत त्वरित विद्युत आवेश मतलब गतिमान आवेश जिसमें त्वरण हो, ठीक है। त्वरित विद्युत आवेश मतलब बार बार उसकी चाल बदलती रहनी चाहिए, है ना, बार बार उसकी चाल, साइन वेव तभी है ना। और उदाहरण के रूप में एंटीना से उत्सर्जित रेडियो तरंगे, है ना, और बहुत सारी तरंगे ऐसी। चलो ये गुणधर्म तो हो गया, बस इतना ही है आप लोगों का गुणधर्म में। और बाकी अब मुद्दे की बात आती है जिसको आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। इसके रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत खूबसूरत सा ये चित्र मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो यहाँ पर, आई होप कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, और अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगा और टेलीग्राम में, और आप लोग जो है इसको समझ लेना। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ये प्रकाश की किरण, आप लोगों ने अभी तक के केवल दृश्य प्रकाश के बारे में पढ़ा है जो कि प्रिज्म से होकर के गुजरती है। प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वहां पर क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण जिससे 7 रंगों में विभाजित होता है, और यही चीजें बस हम लोगों को दिखाई देती है। पर इसके आगे और पीछे मतलब इधर भी तरंगे हैं जो हम लोगों को नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, ठीक है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। तो ये तो क्या होता है, जो हमको दिखाई देता है उसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, और बाकी जो तरंगे हैं वो क्या है, अदृश्य प्रकाश है। बाकी तरंगे क्या है, अदृश्य प्रकाश है। तो जो कुछ तरंगे हैं वो क्या कहलाती है, सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। कुछ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, कुछ मतलब कि इधर ये दृश्य प्रकाश के बाद इधर की जो तरंग है, सबसे पहले यहां पर इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड,
यहाँ एक काम करते हैं, हम जो है एक तरफ से नाम शुरू करते हैं, ठीक है, एक तरफ से नाम शुरू करते हैं। और यहाँ पर वैसे एक टेबल और है, बिल्कुल ये यहाँ पर देखोगे तो, क्योंकि वहां पर आप लोगों को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, और बीच का जो हिस्सा मैंने आप लोगों को दिखाया है दृश्य प्रकाश का, ये जो दृश्य प्रकाश का हिस्सा है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसके राइट साइड की जो किरणें थी वो गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, और उसके बाद इंफ्रारेड मतलब कि अवरक्त किरण, ठीक है, अवरक्त किरण, लघु तरंगे, लघु रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव रेज, माइक्रोवेव्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव्स बोलते हैं, लघु तरंगे। और इसके बाद टेलीविजन तथा एफएम रेडियो, आप लोगों को पता ही होगा, एफएम रेडियो, एएम रेडियो और दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक है। यहां पर आप लोगों को नाम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इस चीज को मैं आप लोगों को यहां पर समझाती हूं, ठीक है। यही था हम लोगों को जो है प्रकाश का स्रोत हमारा सूर्य है, और सारी तरंगे जो है बिल्कुल पूरी दुनिया क्या है, एक तरंग ही है, ठीक है, पूरी दुनिया विद्युत चुंबकीय तरंगे ही है। और यहाँ पर विजिबल लाइट जो हम लोगों को दिखाई देती है, और बाकी सारी अदृश्य प्रकाश है। और वहां से हम लोगों ने गामा किरण, एक्स किरण, और बिल्कुल यहाँ से हम लोगों ने एक्स किरण पढ़ा था, अंग्रेजी में जो है इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेस, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, पराबैंगनी, यूवी किरण यहाँ पर लिख देती हूँ, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी। अवरक्त किरणों को हम बोलते हैं क्या, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, कभी कभी आप लोगों को इंग्लिश में भी नाम दे देते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर लघु तरंगों को बोलते हैं माइक्रोवेव्स, क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव्स बोलते हैं। और इसके बाद ये टेलीविजन, एफएम रेडियो, ठीक है, और उसके बाद एएम रेडियो तरंगे हैं, ये सारी की सारी ये दीर्घ रेडियो तरंगे। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये सारे के सारे क्या है, तरंग दैर्ध्य है, क्या है, तरंग दैर्ध्य, जिसको हम क्या करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर ही होता है ना, मात्रक मीटर ही होता है। तरंग दैर्ध्य के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दोलन चैप्टर में आप लोगों ने तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर आवृत्ति के बारे में बताया गया है, तो ये क्या है, आवृत्ति परास है, मतलब कि अगर जैसे कि मैं अगर दृश्य प्रकाश की बात करूं तो दृश्य प्रकाश जो है इसकी आवृत्ति जो है 10 की घात 14 से लेकर के 10 की घात 15 तक का होता है ना। और जब तरंग दैर्ध्य की बात करूं तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का क्या है, बिल्कुल ये जो है बिल्कुल 10 की घात माइनस 10 की घात यहाँ पर क्या है, -6 के आसपास का जो है इसका रेंज होता है। और एकदम एग्जैक्टली नहीं होता, क्योंकि मतलब एग्जैक्टली मतलब एक्यूरेट वही मान नहीं होता है, क्योंकि वैसे मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रम दिखाया था आप लोगों को जब मैंने किरण प्रकाश की बताया था। तो और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि ये जो कलर होते हैं ना, थोड़ा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए समझाऊं, जैसे ये मेरे 2 हाथ है, मान लो कि ये 2 कलर है, तो एग्जैक्टली एकदम इसकी एक अलग लाइन नहीं होती है, सीमा रेखा नहीं होती है कि एकदम से इनको अलग कर दे, ये थोड़ा एक दूसरे के ऊपर मिक्स्ड होकर के धीरे धीरे क्या होते हैं, अलग होते हैं, है ना, एकदम बिल्कुल मिक्स्ड होकर के धीरे धीरे अलग होते हैं। तो ओवरलैप कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो रेंज है ना, ये एग्जैक्टली उतना ही नहीं होता, लगभग हम एक परास निकाल सकते हैं कि इतने से इतने दूरी तक का होता है करके, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य है, इसको जो है यहाँ पर जो है मीटर में लिखा हुआ है, इसको 10 की घात -5 -6 जो है मीटर में लिखा हुआ है। और जो है इसको अगर हम बदले नैनोमीटर में यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिखे तो नैनोमीटर में केवल और केवल दृश्य प्रकाश के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, सीधा मैं मुद्दे की बात करती हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव, कि आपको पूछेगा कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, आवृत्ति परास कितनी होती है, ये आवृत्ति परास दिया हुआ है ना। जैसे कि पराबैंगनी का आपको पूछ लिया, मान लो कि इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, किस रेंज का होता है, और इनके उपयोग की बात ज्यादा से ज्यादा करी जाएगी कि गामा किरणों का क्या उपयोग है, एक्स किरणों का क्या उपयोग है, बात करेंगे हम, बताऊंगी मैं आप लोगों को, सारे उपयोग के बारे में भी बताऊंगी। पर ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा याद करने की जरूरत होगी, मैं आपको बता दूंगी, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग देख सकते हो। और अगर ये डायग्राम आप देखोगे तो देखो किस तरीके से प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरणों के साथ साथ और भी बहुत सारी तरह की किरणें आ रही हैं, है ना, बहुत सारी तरह की किरणें अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रही है। तो जैसे सबसे पहले हम गामा किरणों की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य बिल्कुल 10 की घात -12 मीटर के आसपास के रेंज का इधर दिखाया जा रहा है। और इसकी आवृत्ति देखो, आवृत्ति की जो घात है वो धनात्मक है और तरंग दैर्ध्य की जो घात है वो ऋणात्मक है। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस वाली बात होती
होती है। तो यहाँ पर तो कॉमन सेंस से भी आप विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है हल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम की बात करोगे तो बहुत कम नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चैप्टर भी छोटा सा है तो नंबर भी कम, 3-4 नंबर का आएगा, उससे ज्यादा का पूछेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, और हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इस तरह से। और इनका उपयोग किधर कहां पे किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है। न्यूक्लियर पावर मतलब नाभिकीय तरह की चीज, मतलब कि नाभिक वाली चीजें जो हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, वहां पर जो है गामा किरणों का क्या करा जाता है, यूज किया जाता है। और एक्स किरण, तो भाई एक्सरे करवाने तो कई बार कभी ने हाथ टूट जाते हैं हमारे, या फिर बिल्कुल हड्डियां क्रैक हो जाती है, तो वहां पर एक्स किरणों का इस्तेमाल करके बिल्कुल जो है फिल्म निकाली जाती है, जिससे पता लगाया जाता है कि मतलब कि कौन से हाथ की कौन सी कहां पर की हड्डी। अब मेडिकल साइंस में जाने वाले हो तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे उपयोग है, पर जो कॉमन सबसे ज्यादा प्रचलित उपयोग है उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेस की अगर हम बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेस के लिए जिसका उपयोग कहां पर किया जाता है, बिल्कुल अल्ट्रावायलेट रेस का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हमारा स्किन को काफी नुकसान पहुंचता है। यूवी रेस आप लोगों ने कई ऐड देखे होंगे जहां पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिल्कुल जो है हम यूवी रेस से बचने के लिए क्या करते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती है जिसके लिए हम जो है बहुत तरह के कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। हाँ ऑफकोर्स, है ना, टैनिंग भी हो जाती है, तो बिल्कुल उससे बहुत सारे जो है बीमारियां भी आती है अगर अल्ट्रावायलेट रेस की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक हो, तो बिल्कुल सनबर्न आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इसके बाद विजिबल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश की बारी आती है, तो जो हम अपनी आंखों से चारों तरफ देख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें किसमें आती है, दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद अवरक्त प्रकाश की किरणों की बात करेंगे तो अवरक्त प्रकाश की किरणें जैसे कि आप लोगों का जो मोबाइल फोन ऑपरेट करता है और जो आपका रिमोट ऑपरेट करता है, तो ये की सारी कौन से तरह की प्रकाश की किरणें हैं, अवरक्त प्रकाश किरणें हैं। ठीक है, कैसी किरणें हैं, अवरक्त प्रकाश किरणें हैं। इसके बाद माइक्रोवेव्स जैसे कि आपने कभी देखा होगा माइक्रोवेव से खाना गर्म किया जाता है और वहां पर भी बिल्कुल प्रकाश होता है। प्रकाश जो है तरंग के रूप में होता है, वहां पर प्रकाश की दो प्रकृति है, तरंग और कण। इसके बारे में और भी डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है, बट फिलहाल माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग है, तो ये जो सूक्ष्म तरंग है, लघु तरंग जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका और भी बहुत सारा उपयोग है। सेल फोन में, आपके मोबाइल फोन में, पहले हम लोगों ने रिमोट की बात करी थी, तो जैसे कि टीवी का जो रिमोट है, यहाँ पर जब अवरक्त किरणों की हम बात कर रहे थे तो टीवी का रिमोट ज्यादा दूर से कैच नहीं करता है ना, थोड़ा डिस्टेंस कम होता है तभी कैच करता है। ब्लूटूथ ये भी आप लोगों का अवरक्त किरणों में आ सकता है। और जैसे कि अगर हम सेलफोन की बात करें तो भाई आप यहां बैठे हो, मैं आप लोगों से भी बातें करती हूँ, आप लोग मेरे को देख रहे हो, ठीक है, कितनी दूर हो, पर फिर भी मतलब वो रेंज की बात है कि इसकी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति कितनी हो सकती, तब उसके हिसाब से उसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। एफएम रेडियो, है ना, एक शहर का एक एफएम रेडियो होता है और पूरे देश का भी एफएम होता है, पूरे देश में जो चलता है, और एएम रेडियो की भी बात होती है। तो बिल्कुल इस तरह से जो है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के अनुसार इनकी सबकी अपनी अपनी क्या है, उपयोगिता है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार विद्युत चुंबकीय तरंग का थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, अपने बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा क्या किया, विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज करी। कितना जरूरी चीज है ये, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग पर आधारित है, सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, विद्युत और चुंबक पहले खोजा गया, फिर विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज हर्ट्ज के द्वारा करी गई है। ठीक है, इस खोज के उपरांत अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन संभव हो सका। ऑब्वियस सी बात है, यही मैंने आप लोगों को बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जब खोज हुई है ना, तभी विभिन्न आवृत्तियों और विभिन्न तरंग दैर्ध्य के अनुसार जो है हम लोगों ने अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी की इजाद करी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को यहाँ पर मिल पाया है। और यहाँ पर जो है दृश्य प्रकाश, और मतलब दृश्य प्रकाश सबसे पहले हम लोगों को पता था क्योंकि हम उसको आंखों से देख सकते थे, पर गामा किरण, एक्स किरण, यूवी रेस, इंफ्रारेड, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंगों, इनको तो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे। तो भाई इनकी खोज कर पाना कोई नॉर्मल साधारण बात नहीं है, पर इससे हमारा बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाया है कि नहीं। और यहाँ पर जो है आप लोगों को रेंज दिया हुआ है 10 की घात 14 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक का। तो ये बिल्कुल जो है किसका रेंज दिया हुआ है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों का रेंज दिया हुआ है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का रेंज दिया हुआ है यहाँ पर, जिसका उत्पादन संभव हो सका है इस परास का। और इसको
जब हम क्या करते हैं, बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखते हैं, ठीक है, बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखते हैं, तो वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये जो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम है, और ये किसमें रखा गया है, बिल्कुल बढ़ते तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में रखा गया है। किसके, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में। और ये स्पेक्ट्रम मतलब ये टेबल को ही अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना, तो सारा क्वेश्चन इस टेबल में ही छिपा हुआ है, ठीक है, किसमें छिपा हुआ है, सारा क्वेश्चन इस टेबल में ही छिपा हुआ है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह क्रम जिसमें विभिन्न गुणों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी बढ़ती तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखा जाता है, वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। बिल्कुल, ये वैसे मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर चुका है आप लोगों को। ये है आप लोगों की आवृत्ति परास, ये है आप लोगों का तरंग दैर्ध्य, विभिन्न प्रकार की किरणें यहाँ पर आप देख पा रहे हो, है ना, अलग अलग तरह की किरणें। अब दृश्य प्रकाश की केवल अगर बात करें, ठीक है, तो ये वाला जो रेंज है इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, इसको भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दृश्य प्रकाश का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसका रेंज देख पा रहे हो, तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक के। और यहाँ पर जो है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसीलिए वो हमको सबसे जल्दी दिखाई देता है। तो आप लोगों ने इसके मतलब कि पहले 10th क्लास में भी और किरण प्रकाश की में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आसमान का रंग जो है सवेरे के वक्त या सूरज ढलते के वक्त या सूरज उदय के वक्त जो है लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर जो है लाल रंग की किरणें जो है ज्यादा मतलब बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है, बिल्कुल बाकी जो है वर्ण विक्षेपित हो जाती है और यहाँ पर विकृत हो जाती है, पर यहाँ पर जो है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण ये हमारी आंखों तक के पहुंच पाता है, बाकी का तरंग दैर्ध्य कम होने की वजह से वो आंखों तक पहुंच नहीं पाता। इस तरह के अलग अलग कारण है, उसके एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊंगी, बस मैं आप लोगों को याद दिला रही थी कि तरंग दैर्ध्य आप लोगों को दिया हुआ है और ये रेंजेस पूछते हैं, ये रेंज आपको पूछेगा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, बैंगनी का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर होता है, इसीलिए इसका जो विचलन कोण है सबसे कम होता है, ठीक है, इसका विचलन कोण सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। तो ये क्वेश्चंस भी है जो इसके रिलेटेड है, जो कि आप लोगों ने किरण प्रकाश की वाले चैप्टर में पढ़ा है। आगे बात करते हैं, इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य एक निश्चित ना होकर के कुछ परास में इस प्रकार फैली होती है। वही मैंने बताया ओवरलैप के बारे में, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि आंशिक रूप से एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप होती है। जैसे मैंने आप लोगों को कलर स्पेक्ट्रम भी दिखाया था, अभी भी दिखाया, इसके पहले के लेक्चर्स में भी मैंने आपको दिखाया है, याद होना चाहिए आप लोगों को। अगर पहले के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखा है तो क्लास खत्म होने के बाद जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरल अंदाज में आप लोगों को सिखाया है, जो आपको कहीं किसी लेक्चर में नहीं मिलेगा। वो चीजें मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर में बताई है, तो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, है कि नहीं। लगातार दिन रात आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से फिजिक्स समझ में आए और फिजिक्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। एंड उम्मीद करती हूं जो बच्चे मेरे साथ लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान हो गई होगी। यस और नो, हो गई है कि नहीं बेटा, जल्दी से कमेंट में बताओगे। हो गई है फिजिक्स आसान? क्यों भाई, जो लगातार रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं सभी बच्चे बताएंगे फिजिक्स आसान हो गई है। यस और नो? ऑफ कोर्स यस, हो गई है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त सभी विद्युत हम कुछ गुण, कॉमन गुण देखते हैं। तो सबसे पहली बात की निर्वात में भी चल सकती है, पहले ही हम लोगों ने देख लिया था, डिस्कस कर लिया था। इसकी चाल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, पर फिर भी ये देखना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है। सभी तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सब गुण दर्शाती है, ठीक है। प्रकाश की तरंगे हैं तो ऑब्वियसली हम प्रकाश, किरण प्रकाश की पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सभी तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। और इन सभी तरंगों पर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का, इन सभी तरंगों पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं, पर इन पर किसी और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जो अगर अवरक्त किरण है तो वो अवरक्त किरण जो है उस पर कोई और यूवी मतलब कोई और विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने रेंज में होती है। क्या होती है? अपने रेंज में होती है। कैसे बताऊं मैं आप लोगों को इस लाइन को समझाती हूं। जैसे कि मान लो कि एफएम रेडियो है, ठीक है। अब 94.7 एफएम है मान लो, ठीक है। तो 94.7 एफएम उसका अपना एक रेंज है, वो उसका अपना रास्ता है। तो 94.3 एफएम है अगर मान लो, वो 94.7 एफएम के रास्ते में नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 94.3 एफएम वाले का जो है कोई भी असर
वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, 94.7 भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ना तो 94.7 वाले का असर 94.3 में पड़ेगा, क्योंकि ये अपने अपने रास्ते में चल रही है और ये जो है अपने रास्ते से भटक नहीं सकती, क्योंकि वो अपने रास्ते से ही जो है सिग्नल पहुंचा सकती है। तो सबका अलग अलग रास्ता बना दिया गया है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या है, इफेक्ट नहीं करते हैं, है कि नहीं। अब बात करते हैं हम ग्रीन हाउस प्रभाव की। तो बेटा ग्रीन हाउस प्रभाव कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। आप लोगों ने जो है एनवायरमेंट सब्जेक्ट में बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और गांव में जो बच्चे रहते होंगे उन्होंने जरूर देखा होगा, ऐसे ग्रीन कलर का बिल्कुल जो है एक घर जैसा बना दिया जाता है, उसके अंदर जो है बिल्कुल जो है पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, और बिल्कुल, और वहां पर मतलब कि ग्रीन कलर की वजह से उसका प्रभाव ऐसा होता है कि जो है बिल्कुल उसके अंदर जो है आसानी से जो है मतलब बहुत सारे पौधे उगाए जा सकते हैं, और काफी अच्छा होता है। और बिल्कुल जो है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं थ्योरी। ग्रीन हाउस कांच की दीवारों व छत का बना एक कमरा होता है, जो खुले मैदान में पौधों को उगाने के लिए क्या करा जाता है, बनाया जाता है। कांच लघु तरंगदैर्घ्य के अवरक्त विकिरणों तथा दृश्य प्रकाश का पारगत होता है। ठीक है, अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेस वहां पर जो है बिल्कुल जो है होती है, और ग्रीन कलर का है पर्दा, तो बिल्कुल प्रकाश का जो दृश्य प्रकाश का प्रभाव है वो भी वहां पर देखा जाएगा। ठीक है, पर हाँ ये है कि जो और अलग तरह की किरणें हैं, जैसे कि यूवी रेस है, अल्ट्रावायलेट रेस, या फिर अलग तरह की किरणों की वजह से जो मतलब कि जैसे कि हमारी स्किन में यूवी रेस की वजह से नुकसान होता है कि नहीं, वो नुकसान वहां नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। अब जबकि यह दीर्घ तरंगदैर्घ्य के अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि वहां पर ग्रीन कलर का पर्दा बनाया गया है। वो क्या करेगा, जो काम की चीज है बस वही किरणें वहां पर होंगी, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, है ना, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अवशोषित हो जाएगी। सूर्य से आने वाला प्रकाश लघु तरंगदैर्घ्य के अवरक्त विकिरण कांच में होकर पौधा घर के अंदर प्रवेश करता है, मतलब कि जो हम लोगों ने घर बनाया है उसके अंदर प्रवेश करता है, जो पौधों को प्राप्त होता है। तो मतलब जो पौधों को चाहिए वही हम उसको दे रहे हैं, बाकी चीजें कुछ भी उस तक के नहीं पहुंच पा रही है। यही ग्रीन हाउस प्रभाव है पौधा घर, है ना। रात में पौधों से उत्सर्जित अपेक्षाकृत दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अवरक्त विकिरण, क्योंकि पौधों का ताप अपेक्षाकृत क्या होता है, रात के समय में कम होता है, कांच से होकर बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे पौधा घर का अंदर का ताप क्या होता है, गर्म बना रहता है, जिससे पौधा घर जो है ग्रीन हाउस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कुछ भी नहीं है ग्रीन हाउस प्रभाव। और हम जो है काफी आगे आ चुके हैं अपने लेक्चर में, पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं, और इन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के ऊपर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ज्यादातर, और उनके उपयोग आप लोगों को याद रखने होंगे। कुछ उपयोग मैंने आप लोगों को समझाए हैं। कॉमन सेंस है, आपके आसपास आप जो सुनते आ रहे हो, समझते आ रहे हो, वही चीज वहां पर उपयोगिता में लिखी गई है। और थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल जो है, ये न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब कि ई नॉट बराबर 1 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। तरंग की आवृत्ति दी हुई है हर्ट्ज में। ठीक है, तरंग की आवृत्ति दी हुई है, आवृत्ति कितनी दी हुई है, 5 × 10 की घात। आवृत्ति को हम लिखते हैं क्या, F से लिखते हैं 5 × 10 की घात 14, हर्ट्ज में दी हुई है ना। रेडियन में क्या होता है, ओमेगा, तो ओमेगा होता है क्या, 2πf, है ना। तो जेड अक्ष के अनुदिश तरंग संचरित हो रही है। अभी तक हम लोगों ने एक्स अक्ष के अनुदिश तरंग संचरण पढ़ा, यहाँ पे जेड अक्ष के अनुदिश हो रही है। विद्युत क्षेत्र की औसत ऊर्जा घनत्व हम लोगों को निकालना है जूल पर मीटर क्यूब में। तो औसत ऊर्जा घनत्व आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। औसत ऊर्जा घनत्व आप लोगों ने चैप्टर इसके पहले जो पढ़ा है, U = 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग। विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में आप लोगों ने ऊर्जा घनत्व पढ़ा था, याद है सबको। ऊर्जा हम लोग कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं, ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये जो विद्युत क्षेत्र है, इसके जगह में हम लोगों को जो है E0/√2,
ई नॉट बटे वर्गमूल 2, क्योंकि हम लोगों को आयाम यहाँ पर दिया हुआ है और आप लोगों ने प्रत्यवर्ती धारा वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा आरएमएस निकालते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर, बिल्कुल यही है ई, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अक्ष में संचरित हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इसके जगह हमें इसका वैल्यू रखना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर होगा क्या ई नॉट बटे √2 का वर्ग। आप लोगों को जो है विद्युत क्षेत्र का आयाम प्रश्न में दिया हुआ है पहले से ही। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। इसका यूनिट क्या होता है, कोई बता सकता है इसका यूनिट क्या होता है? 10 की घात -12 क्या होता है यूनिट, जल्दी से बताओगे। जब तक कि मैं वेट कर रही हूं आप लोगों का फॉर्मूला सही है कि नहीं एक बार जल्दी से कंफर्म करो मेरे को। क्या होगा यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ऊर्जा घनत्व निकालना है जूल पर प्रति मीटर क्यूब में। ऊर्जा घनत्व एक बार फॉर्मूला कंफर्म कर लेते हैं हम। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला यही है क्या? यस यस बिल्कुल, हाँ यही है फॉर्मूला। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है कौन बताएगा? तो बिल्कुल मात्रक भी आप लोगों को पता होना चाहिए, होमवर्क है, आप लोग देखकर जरूर आना। एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू मैं बता दी हूं और यहाँ पर आपको ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए रखना है 1/2 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात -12 और यहाँ पर आयाम क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा 1/2 लिख रही हूं मैं सीधा सीधा, क्योंकि ये वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होगा 2 होगा, 2 गुणा 2 यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, मान क्या आएगा 4 दूनी 8। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर लिख रही हूं, u बराबर क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 2 1 2 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, ऊर्जा घनत्व का मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब। क्या होगा ऊर्जा घनत्व का मात्रक? जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों का ऊर्जा घनत्व का मान आ गया। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है और जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब अभी तक के 7 चैप्टर मतलब अभी तक के आप लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा तक के जितना भी पढ़ा है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके विद्युत चुंबकीय तरंग में यहाँ पर इंक्लूड हो जा रहे हैं, है ना। विस्थापन धारा, एम्पियर का परिपथीय नियम, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। आप लोगों का आगे का चैप्टर है तरंग प्रकाश की, उसमें भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड, इसमें भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड, और आप लोगों का जो मतलब आप लोगों ने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसमें भी फॉर्मूला बेस्ड। तो ये स्कोरिंग चैप्टर्स है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंग का बिंदु स्रोत 800 वाट निर्गत, है ना, 800 वाट निर्गत औसत शक्ति रखता है 3.5 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। अधिकतम मान मतलब कि वही आपको आयाम ज्ञात करना है ई नॉट। अधिकतम मान मतलब कि क्या ज्ञात करना है आप लोगों को? आयाम ज्ञात करना है। प्रश्न को पढ़ो और समझो क्या होगा। प्रश्न को पढ़ो जल्दी से, क्या होगा ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, खोजना है आपको बुक में, सेल्फ स्टडी करनी है थोड़ी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी तक के जो आप लोगों ने पढ़ा है उनमें से ही कोई फॉर्मूला लगेगा। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है और जरूर ट्राई करना है। पूरे बुक छान मारो, कम से कम इसी बहाने आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, है कि नहीं, रिवीजन भी हो जाएगा। अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, अभी तक के क्या क्या समझा, आप लोगों को थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, रेडी हो सब बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए? हाँ, अब तो सबको मजा आएगा, है कि नहीं, सबको मजा आएगा ना, यस और नो? हाँ, अब तो सबको मजा आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आप लोगों को? किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह कौन सा क्षेत्र होगा? दृश्य प्रकाश, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण। क्या होना चाहिए? विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये किस क्षेत्र से संबंधित हो सकता है? कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है आप लोगों को, और आप लोगों को बस यहाँ पर ये देखना है कि किस तरह के सवाल आप लोगों को जो है मिलेंगे। जल्दी से, समय शुरू होता है अब, बताओ जल्दी से, बिल्कुल मैं यहीं पर हूं, जल्दी से बताएंगे क्या होता है, जल्दी क्विकली।
क्या होगा भाई इसका आंसर? कौन सा किरण होना चाहिए? जल्दी से ए बी सी या डी, फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक्स किरण। ठीक है, ऑप्शन बी एक्स किरण। बिल्कुल, ये सारी चीजों को आप लोगों को उपयोगिता जब आप बुक में पढ़ोगे समझोगे तो आप लोगों को याद रखना है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है कि विकिरण की ऊर्जा 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेडिकल के क्षेत्र में आप लोग जाने वाले हो, एक्स किरण जो है लगभग इस रेंज में जो है ऊर्जा विकिरित करते हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर एक्स किरण होगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा है यहां पर, बादलों के द्वारा परावर्तन, कौन से तरंगों का यहां पर परावर्तन होता है बादलों के द्वारा? ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगों का, ऑप्शन बी रेडियो तरंगों का, ऑप्शन सी अवरक्त किरणों का, ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणों का। बादलों के द्वारा, तो वैसे मैंने आप लोगों को जो है बिल्कुल एक टेबल दिखाया था और एक फोटो भी दिखाई थी जहां पर मैंने आप लोगों को बहुत सारी उपयोगिता बताई थी। बादलों के द्वारा परावर्तन होता है तो जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे तरह के हम लोगों को सिग्नल्स प्राप्त होते हैं। हम लोगों ने जो है अलग अलग किरणों के बारे में बात किया था, पर अवरक्त किरण, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी अवरक्त किरण। बादलों के द्वारा इनका परावर्तन होता है, इसीलिए बादलों तक के जो रेंज की चीजें होती है वहां पर हम लोग इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल करते हैं। और इसका एक बार मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी थोड़ा, ये वाली पिक्चर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इंफ्रारेड रेस अवरक्त किरणों में हम लोग जो है बिल्कुल मतलब जो है इस रेंज में हम जो है जो इनकी उपयोगिता है क्या क्या, मतलब कि जितना भी प्रकार का मतलब रेडिएशन है हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो बादलों के साथ द्वारा परावर्तन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेडिएशन होते हैं। तो ये उपयोगिता आप लोगों को खुद से बुक से पढ़ना पड़ेगा, पर सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता है इनमें से कुछ सवाल हम लोग ने जो है अभी समझा है, पर उपयोगिता को आप लोगों को पढ़ना होगा पुस्तक से। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन ए परावर्तन का, ऑप्शन बी ध्रुवण का, ऑप्शन सी विवर्तन का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताओ जल्दी से, ABCD। ये तो बिल्कुल देख के बताने वाला आंसर है, तो बहुत ज्यादा आप लोगों को जो है बिल्कुल यहाँ पर अपना दिमाग का इस्तेमाल, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि सारे उपयोग स्पेक्ट्रम के आपको याद रखने पड़ेंगे। जल्दी से आंसर बताएंगे तो क्या होगा, ABC या डी? तो भाई कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता पूछ रहा है, तो भाई प्रकाश ही तरंग के रूप में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सभी प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि वो सारे प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। हम लोगों ने पढ़ा था, एक लाइन पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था। अब अगला सवाल, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है? सबसे कम तरंग लंबाई मतलब कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो हम लोगों ने तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम पर हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का टेबल देखा था, तो ये भी आसान सवाल है। ABC या डी, जल्दी से आंसर बताएंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका आंसर होगा सी गामा किरण। यहीं से तो हम लोगों ने शुरू किया था ना बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा किरणों का। और सबसे अधिक रेडियो तरंगों का, सबसे अधिक होता है किसका? रेडियो तरंगों का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब ये सवाल, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, और सवाल क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, यह मत किसने दिया? ऑप्शन ए मैक्सवेल ने, ऑप्शन बी कूलाम ने, ऑप्शन सी एम्पियर ने, ऑप्शन डी न्यूटन ने। बताओ भाई किसने दिया? वाह, गुड, वेरी गुड। तो इसका आंसर दिया है मैक्सवेल ने, क्योंकि हम लोगों ने सारी चीजें अभी इस चैप्टर में जो पढ़ी है मैक्सवेल के अनुसार पढ़ी है, मैक्सवेल के समीकरण भी हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आज की क्लास में, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग का ये अध्याय आपका पूरा होता है, और बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक, जिसमें आपको जो है बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसान है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ईजी चैप्टर का क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। एंड आई होप आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। कमेंट के माध्यम से जरूर पूछे कैसे लगी क्लास, आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो, मुझ तक पहुंच सकते हो। और आज की क्लास कैसी लगी, बिल्कुल आप लोगों को
स्माइलीज के साथ, इमोजीज के साथ आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है कैसी लगी भाई आज की क्लास। बच्चे लोग फटाफट से सब बच्चे बताएंगे। वाह ग्रेट, मजा आ गया, आया कि नहीं मजा? वेरी गुड, बिल्कुल हर क्लास की तरह इस क्लास में भी आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा। और इसी के साथ आज की इस क्लास को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बच्चों।